कहा जाता है कि कानून एक मुल्क का बहुत ही अहम हिस्सा है। जिस तरह मईशत मुल्क की तरक्की का बास बनती है, उसी तरह मुल्क का कानून भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। कानून मुल्क में होने वाले जराइम की निशानदेही करता है और मुजरिम को सजा देकर मजलूम के साथ इंसाफ करता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम में 3 नए कवानीन नाफिज हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कवानीन को गुज़श्ता 1 जुलाई से नाफिज किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुज़श्ता 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इन 3 नए कवानीन को पेश किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने और 21 दिसंबर को राज्यसभा ने इन 3 नए कवानीन को मंजूरी दे दी थी। गुज़श्ता 24 दिसंबर को मरकजी हुकूमत ने इन 3 नए कवानीन को 1 जुलाई से नाफिज करने का ऐलान किया था और अब 1 जुलाई से ये नए कवानीन नाफिज हो चुके हैं। तो सामीन कराम, आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। दोस्तों, मैं हूँ शाइस्ता और आकाशवाणी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर फैसल फसी साहब। फैसल साहब, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्रिमिनल लॉज क्या है? देखिए, जब हम लोग लॉ की बातें करते हैं तो लॉ को ब्रॉडली 2 हिस्से में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल लॉ वो होता है जहाँ पे आप वो राइट्स लायबिलिटीज जो है 2 इंडिविजुअल या 2 इंसान के बीच में होती है। जैसे कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें या सोचिए कि आप कुछ सामान खरीदते हैं तो 2 इंसान के बीच में ये लॉ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है। क्रिमिनल लॉ वो होता है जहाँ पे एक इंसान डायरेक्टली स्टेट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब भी हम लोग क्रिमिनल लॉ को ये बोलते हैं तो आपको सोसाइटी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ वो क्रिमिनल है, दैट मीन्स दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी। तो अगर बड़े इसमें सब में बोले जाए तो आप जब क्रिमिनल लॉ ये करते हैं 2 इंडिविजुअल में वो सहमत है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और क्रिमिनल लॉ जब होता है तो वो एक इंसान जो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और दूसरे साइड सोसाइटी है रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। तो क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। आप ये बताएं कि अभी इस लॉ के जरिए जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं? अच्छा, जैसे आपने बताया कि 3 यहाँ पे एक्ट है, तो उसमें एक जो एक्ट है BNS भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे क्राइम और पनिशमेंट के बारे में, और बाकी 2 जो है वो प्रोसीजर रिलेटेड है। तो भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे चेंजेस है, अराउंड 20 चेंजेस है वहाँ पे। तो 20 चेंजेस में कुछ माइनर चेंजेस है जहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई है क्राइम की, और कुछ है जो क्लियरली नई क्राइम है जो पहले नहीं था। जैसे आपने बताया कि इंडियन पिनल कोड था, तो इंडियन पिनल कोड में वो क्राइम एक्सप्रेसली नहीं था, प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं था लेकिन एक्सप्रेसली नहीं थे। तो अगर मैं हाईलाइट करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है तो वहाँ पे 7-8 चेंजेस आएंगे जो नया इंट्रोडक्शन है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है कि अगर आप वीमेंस राइट के हिसाब से सोचे तो एक प्रोविजन बनाया है सेक्शन 69 BNS भारतीय न्याय संहिता में, जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसेटफुल मीन्स या फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, वहाँ पे वो पेनल्टी होता है अप टू 10 years। तो ये एक्सप्रेसली पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर मतलब कंसेंट ऑब्टेन करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, तो वहाँ पे अब एक्सप्रेस ये प्रोविजन बन चुका है। यह है एक बहुत मेजर सब्सटैंटिव चेंज। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है चेंज का, वो आपकी ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस है, और खास करके हैबिचुअल ऑफेंडर के अगेंस्ट में है 2-3 ऑफेंसेस बनाए गए। फर्स्ट ये बनाया गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम ये नई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टेट में पहले से है, जैसे कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, लेकिन बंगाल में हम लोगों की नहीं है ये। तो ऑर्गेनाइज क्राइम ये होता है कि जहाँ पे एक सिंडिकेट है और लास्ट 10 साल में वो सिंडिकेट के अगेंस्ट में 2 केसेस अगर ऑलरेडी चार्जशीट जमा हो चुका है, तो अगर थर्ड केस आते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज क्राइम में पनिशमेंट होगा, जहाँ पे पनिशमेंट का ये ज्यादा है नॉर्मल क्राइम के बनिस्बत। उसके अलावा एक बहुत नया बहुत इंटरेस्टिंग ऑफेंस आया है, वो है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ये फर्स्ट टाइम ये लोग लाए हैं। तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का यहाँ पे फोकस फिर वो ग्रुप है जहाँ पे 2 लोग या 2 से ज्यादा कोई इसमें इन्वॉल्व है। इसका हाईलाइट ये है कि वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ट्रिक थेफ्ट। तो जितने भी अभी बहुत सारे यंगस्टर्स, आप लोग को पता है कि ये OTP साइबर क्राइम जो ये हो रहा है, तो वो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है। तो ये ग्रुप लायबिलिटी में ऑर्गेनाइज पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का एडिशन हुआ है। अगर और आगे बढ़ा जाए तो सबसे सीरियस जो यहाँ पे चेंज हुआ, एडिशन हुआ है, वो है टेररिस्ट एक्ट। तो ये टेररिस्ट एक्ट जनरल लॉ में नहीं था।
जी। तो आप लोग को पता है कि पहले टाडा पोटा था, उसे हटा दिया गया, फिर आपका यूएपीए आता है। तो यूएपीए में जो लॉ वो स्पेशल एजेंसी वो इन्वेस्टिगेट करती थी, अब वो जनरल लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। टेररिस्ट एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है कि हम लोगों के लिए जानना, क्योंकि जनरल पब्लिक जो हम लोग ये समझते हैं टेररिज्म मतलब 26/11, बहुत सारे प्रॉपर्टी तोड़ भांग, बहुत सारे राइटिंग, ये बड़ा। तो लॉ में ये जरूरत नहीं है। लॉ में है कि कोई भी ऐसे एक्ट जो अगेन द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो, विच इज लाइकली टू कॉज डैमेज और इंजरी, मतलब एक्चुअल हार्म, इंजरी, डेथ, ये सब जरूरत नहीं है। तो ये बहुत मेजर चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी इंसान अगर वो बड़े क्राइम में या फ्यूचर में करने वाले हैं तो यहाँ जनरल लॉ ऑफ द लैंड में वो पनिशमेंट हो सकता है। और आगे बात की जाए तो अगर स्टेट के अगेंस्ट में अगर आप ये करते हैं तो सेडिशन एक ऑफेंस था 124A में, आईपीसी में, वो हटा दिया गया है। उसके जगह पे अभी नई एक प्रोविजन आई है 152। ये 152 में जो नाम दिया गया वो सेडिशन नहीं है, वो है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे वो सेडिशन का ही है, कुछ कुछ और ग्राउंड ऐड किया गया है। अब ये बहुत जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सोशल मीडिया में आजकल लिखते हैं, फिर आप कम्युनिकेट भी करते हैं पब्लिक में। तो ये जो नई एक्ट है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जब हम लोग लिखते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट में लिख सकते हैं, कोई ऐसे हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन कर दे जहाँ पे गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का है कि ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, वो सेक्शन 152 में। और फिर छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं जो पहले से थे, जैसे थेफ्ट बाय स्नैचिंग अब एक्सप्रेसली आया, पहले भी वो क्राइम था। और फिर अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करता है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगी, तो ये एक नया एडिशन है। और फिर बाकी मॉडिफाइड हुआ है, मतलब मेजर चेंज यही है इतने। तो पनिशमेंट के चेंज में भी कुछ चेंजेस आए हैं क्या? बिल्कुल, पनिशमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग चेंज ये हुआ है, फर्स्ट टाइम ये एक नया फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐड हुआ है, वो है कम्युनिटी सर्विस। तो 6 छोटे छोटे ऑफेंस है जहाँ पे आपके डेफेमेशन है, चोरी अगर 5,000 रुपया से कम हो और अगर रिटर्न कर दिया जाए, तो वहाँ पे आइडिया है कि ये इंसान को हार्डकोर क्रिमिनल के हिसाब से नहीं देखा जाए, तो उन्हें कम्युनिटी सर्विस का ये दिया जाएगा। अब ये कम्युनिटी सर्विस क्या है, ये प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट को डिस्क्रेशन दिया है कि एक जगह एक्सप्रेशन में है कि कोई भी ऐसी चीज जो कम्युनिटी को बेनिफिट हो सकता है। तो अब वो टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करती है। तो एक जगह हो सकता है कि आप गाछ लगाने से शुरू कर कहीं पे सफाई का काम है, वो डिपेंड करता है तो लोकल प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है कि आप छोटे कोई इंसान अगर क्राइम करते उसे आप हार्डकोर ऑफेंडर के साथ ना मिलाए। तो 6 ऑफेंस है जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस, ये एक फॉर्म हुआ। और अगर दूसरे साइड पनिशमेंट का हम लोग देखते हैं तो पनिशमेंट जनरली क्या हुआ है, इनहैंस हुआ है। और उसके रीजन भी है इनहैंस होने का, क्योंकि बहुत सारे पनिशमेंट ये जो ब्रिटिश के टाइम के थे जो पुराने, तो उसे आप इनहैंस करके कॉन्टेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से किया गया। जैसे कि आईपीसी में ऐसा भी सिचुएशन था जहाँ पे आप फाइन 100 रुपया है, जहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज करते तो अब उसे 1000 लाख में भी आ चुका है। अच्छा। सेकेंड है कि जहाँ पे आपका हीनस क्राइम है, जहाँ पे कोई सोशल मैसेज है या वर्नरेबिलिटी इन्वॉल्व है, जैसा वीमेन चिल्ड्रन, तो वहाँ पे पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। पनिशमेंट का नेचर भी चेंज हुआ है। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं तो एक जनरल कॉमन मैन का ये है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 14 ईयर्स, जो कि वो रॉन्ग है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब लाइफ होता है, लेकिन वहाँ पे पावर है कि आप रेमिट कर सकते हैं 14 साल 20 साल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। अब क्या किया है कि ये पावर जो है एग्जीक्यूटिव का, ये खत्म हो चुका है कुछ में, जहाँ पे लाइफ को नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन लिख दिया गया है। ये आपने बहुत अच्छी बातें बताई क्राइम और पनिशमेंट के चेंजेस के बारे में। ऐसे है कि प्रोसीड्यूर क्या है इन चेंजेस के? देखिए, जब हम लोग क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं, मैं डिफरेंस कर रहा था सिविल और क्रिमिनल। अब क्रिमिनल को भी आप 2 भाग कर सकते हैं। एक है जहाँ पे वो सब्सटेंस लेकर बात करती है। सब्सटेंस मतलब होता है क्राइम और पनिशमेंट, कौन सा एक्ट क्राइम है, कौन सा ऑफेंस है और उसका पनिशमेंट क्या होगा। और 2 और जो एक्ट आप अभी बताई, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और सेकंड वो जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दोनों प्रोसीजर लेके डील करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजरल चेंजेस है ये बहुत ज्यादा है। सब्सटेंस में उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मैंने 7-8 ऑलरेडी बचा चुके हैं, लेकिन प्रोसीजर में बहुत चेंजेस हुआ है। ज्यादातर जो है वो स्ट्रीमलाइन हुआ है प्रोसीजर, जहाँ पे वो सिस्टमैटिक नहीं थे। कहीं कहीं पे पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दिया गया। तो मैं 2-4-5 इंपॉर्टेंट में टच कर दूं। तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है हम लोगों का कि अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन, कोई इवेंट होता है, तो ये रिपोर्ट कहाँ पे करना है, पुलिस क्या पावर है, पुलिस क्या रिजेक्ट कर सकती है। तो पुलिस स्टेशन में जब एक इंसान जाता है तो 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक है वो जनरल डायरी। तो जनरल डायरी के बेसिस में आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होता है।
तो इन्वेस्टिगेशन शुरू तब होता है जब FIR होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो FIR का ये था कि लॉ का मैंडेट था कि जब भी कोई इंसान, टेक्निकल टर्म है कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो वो मतलब जहाँ पे थोड़ा सीरियस है कॉग्निजेबल है, और जो सीरियस नहीं है नॉन कॉग्निजेबल। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो थोड़ा सीरियस ऑफेंस है, वहाँ पे पुलिस के ऊपर मैंडेट था कि आपको FIR लेना ही होगा। लेकिन थ्रू आउट द कंट्री में एक्सपीरियंस देखा जाता है कि मतलब थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, पुलिस FIR जल्दी नहीं लिखती है। तो अब ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए लेजिस्लेचर क्या किया है, 2-3 ऑप्शन बनाया है कि अगर आप ईमेल भी कर दें या फ़ोन कॉल भी कर दें, ये फ़ोन कॉल पहले भी था, तो वो ईमेल के बेसिस में इन्वेस्टिगेशन, वो इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। और 3 दिन दिया गया है कि 3 दिन में आप जाकर वो पुलिस स्टेशन में साइन कर लें। तो मतलब ये है कि आपको पुलिस स्टेशन में फॉर्मली जाने का जो ये है कि साथ साथ जाना है, ये अभी ज़रूरत नहीं है। ये एक मेजर चेंज हुआ है। सेकंड बहुत ही बड़ा चेंज है, जो ऑलरेडी गाइडलाइन कोर्ट में थे लेकिन प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं था, अब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वो कंसर्न ये है कि जब एक इंसान पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल होता है कि चोरी हुआ तो कहाँ पे चोरी हुआ है। तो वो स्टेशन में बोलेंगे कि ये जुरिडिक्शन यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का है। ऐसे करते करते बहुत हैरेसमेंट होता था। अब लॉ का मैंडेट ये है कि कहीं पे भी क्राइम होता है, कहीं पे भी चोरी होता है, कोई भी क्राइम हो, आप हिंदुस्तान के कोई पुलिस स्टेशन में आप चल जाए, उसे FIR लिखना होगा। उसे टेक्निकली 0 FIR बोला जाता है। 0 FIR। तो ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं था, ये बहुत अच्छा वेलकम हुआ। थर्ड जो एक चेंज हुआ है कि कभी फॉल्स केसेस भी आते हैं, तो एक प्रोविजन है कि जहाँ पे क्राइम का पनिशमेंट 3 साल से 7 साल तक है, तो वहाँ पे FIR लिखना पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो 14 दिन का वक्त दिया जाता है पुलिस को कि आप पहले इंक्वायरी कर लें, अगर आपको लगता है ठीक है तब FIR लिखे, ताकि इनोसेंट का हैरेसमेंट नहीं हो। तो ये 3 मेजर चेंजेस हुए हैं आपके FIR में। प्रोसीजर में सेकंड चेंज ये हुआ है कि पहले ये एक सवाल उठता था कि कोई भी चीज़ सर्च एंड सीजर जब भी हो रहा है तो वो प्रॉपर है, लीगल है कि पुलिस ला के वो प्लान कर देती है। तो अब वो सर्च सीजर जो है आपको प्रॉपर ऑडियो विजुअल में दिखाना होगा, और ये चीज़ रिकॉर्डेड डिवाइस में कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ ओरल इससे नहीं चलेगा कि विटनेस आके बोलता है कि पुलिस कोई भी चीज़ प्रॉपरली सीज की है। तो ये सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये रिकॉर्डेड प्रूफ वैलिड रहेगा। तो आइडिया ये है कि एक बैकअप होना चाहिए, एक मतलब आपका ये होना चाहिए कि आप वहाँ पे गए हैं प्रॉपरली, आप क्राइम सीन में आते हैं, किसी के घर पे आप आते हैं, सर्च वारंट है, तो ये पूरा चीज़ आपको वो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ऑडियो विजुअल जो है ये डिवाइस में ये कर आपको कोर्ट में देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे हम लोग गए थे, इस वक्त में गए थे, और यहाँ पे सर्च सीजर हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा चेक है पुलिस के ऊपर। जी, बहुत अच्छी सी बातें आपने बताई हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज़रा कुछ बता दें कि न्यू लॉज में ये टेक्नोलॉजी और भी क्या प्रॉफिटेबल रहेगा हमारे लिए? देखिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप तीसरे एक्ट जो आप बोली कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस है बेसिकली, तो एविडेंस में कुछ मेजर चेंज नहीं है सिवाय टेक्नोलॉजी का। तो 90% जो चेंज हुआ है, तरह तरह के प्रोविजन है, सेक्शन 57 है, 63 है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी के चेंज हुआ है। तो अगर बहुत ब्रॉडली मोटी बात की जाए तो अभी ये है कि कोई भी डिवाइस मतलब आप जितने ब्रॉड सेंस में समझ ले, जहाँ पे आप कुछ डेटा बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो वो हर एक चीज सोर्स बन चुका है एविडेंस का, विच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो ब्रॉडन हुआ है कि कोर्ट अभी मैसेज ये दिया है ये लोग कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें हर केस में, और उसका रीजन भी है कि देखा जाता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस है लेकिन विटनेस नहीं मिलते हैं, तो टेक्नोलॉजी को अब वो एविडेंस के शक्ल में लिया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात है जो मेजर कंसर्न है जनरल पब्लिक का, कि अगर टैंपरिंग होता है तो उसका सेफगार्ड क्या है। तो सेफगार्ड ये रखा गया है कि आपके टेक्नोलॉजी जब यूज होता है तो उसे 2 भाग में किया जाता है, एक होता है प्राइमरी जो ओरिजिनल है, और एक होता है सेकेंडरी। जैसे कि कोई भी चीज मैं अभी मोबाइल में अगर मैं क्लिक करूं तो मोबाइल में जो अभी है ये प्राइमरी है, लेकिन जब CD या पेन ड्राइव या कार्ड में आता है तो सेकेंडरी बन जाता है। तो वहाँ पे सेफगार्ड है कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस होता है तो आपको सोर्स के पूरे डिटेल ये करके उसे कनेक्ट करके तभी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब वहाँ टैंपरिंग के स्कोप को कम किया गया है। इस लॉ के मुताबिक मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि बच्चों और औरतों को इस लॉ से क्या फायदा हो सकता है, कि किस तरह के बेनिफिट हासिल हो सकते हैं? मैं स्टार्ट किया था वही मैं बोल रहा था कि जहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, तो वो तो क्लियरली अब ऐड हो चुका है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट है कि कहीं कहीं पे आपको रिलैक्सेशन है, कि जैसे कि अगर वुमेन इन्वॉल्व है, अगर वो विक्टिम है या फिर उनके अगेंस्ट में मैटर हुआ है, तो ये ट्रीटमेंट अलग है मेल और फीमेल में। तो रिक्वायरमेंट लॉ का है कि फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। फिर रात के वक्त आप नहीं आ सकते हैं,
अगर कोई मैटरनिटी ये चल रहा है तो वहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते हैं। एक्सट्रीम केस में वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो ये सब एक पॉजिटिव चेंज आपका इसमें हुआ। और बहुत बड़ा चेंज जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में था लेकिन अब उसे और स्ट्रेंथन किया गया है कि आप आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेजर जो सोशल स्टिग्मा है जो खवातीन नहीं आती है उसका मेन वजह यह है कि वहाँ एक सोशल ये अटैच रहता है कि लोग समझ जाएंगे कि फलाना ये इनके साथ ये प्रॉब्लम है या ये विक्टिम है, इस तरह से ये बात आ सकती है। तो ये आइडेंटिटी डिस्क्लोजर के ऊपर जो चेक लगाया है ये पहले से भी था लेकिन अभी उसे और स्ट्रेंथन किया गया है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। अगर चिल्ड्रन के हिसाब से बात की जाए तो 1-2 ऑफेंस ऐड हुआ है जहाँ पे देखा जाता है कि प्रैक्टिस अभी आपका ऐसा है कि वो बच्चे को खरीद बेच भी होता है जहाँ पे बेगिंग से शुरू करके तरह तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोविजन आ चुका है सेक्शन 95 में जो बहुत कड़ा प्रोविजन है जहाँ पे सजा भी ज्यादा है। तो लॉस थे लेकिन अब और उसे स्ट्रीमलाइन करके पेनल्टी भी बढ़ा दिया गया है। जैसे रेप केसेस में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब नेचुरल लाइफ है। अब मैं एक बात करती हूँ जेंडर न्यूट्रलिटी की। मान लीजिए अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है या और किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरह के मामले में इस न्यू लॉज का क्या रोल? ये तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज हुआ है। जैसे कि मैं 2-3 ऑफेंस के एग्जांपल के हिसाब से बताऊं। ऑफेंस वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था, वो जेंडर स्पेसिफिक था। फॉर एग्जांपल आपके वॉयरिज्म, डिस्रोबिंग, ये सब सिर्फ मैन टू वुमन था। अभी क्या हुआ है कि अभी वो एक टर्म जो की वर्ड बनता है वो whoever। तो इसका मतलब है कि अब ये जेंडर न्यूट्रल हो चुका है जी। और होना भी चाहिए था। तो वो बहुत अच्छा मूव है कि आप अब ऐसे डिफरेंस ना करें मैन वुमन में। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लिमिटेशन गैप रहता है। जैसे रेप केस है अभी भी वो जेंडर स्पेसिफिक है तो मैन टू मैन नहीं है। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि अभी जब हम लोग जेंडर बात करते हैं तो अभी 3 जेंडर आ चुका है। तो ये रिकग्निशन प्रॉपर BNS भारतीय न्याय संहिता में रखा है कि अब 3 जेंडर है कंट्री में, मैन, वुमन एंड ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है वो लॉ से अप्लाई होता है। यहाँ पे कुछ नए चेंज नहीं हुए। फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होता है कि ट्रांसजेंडर जब इन्वॉल्व है या फिर आप ऐसे बोले कि LGBT लेकर बहुत ही है तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था जहाँ पे वो जजमेंट दिए थे सेक्शन 377 जो है उसे हटा दिया जाए क्योंकि वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है। तो वो 377 खत्म हो चुका है नए लॉ से। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप ये क्रिएट हो रहा है कि अगर नॉन कंसेंशुअल एक्ट है बिटवीन मैन एंड मैन और वुमेन एंड वुमेन तो ये इसके लिए गैप क्रिएट हो चुका है, प्रॉपर ऑफेंस नहीं है। उसी तरह से अगर बिस्टियलिटी का केस है तो उसके ऊपर प्रॉपर लॉ नहीं है, इंसेस्ट के ऊपर प्रॉपर लॉ नहीं है, नेक्रोफिलिया के ऊपर स्पेशल लॉ है लेकिन वो सब नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब ये गैप को फिल करना जरूरी है। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस नए लॉ के लागू होने के बाद? ये चैलेंज तो होगा कि पुराने में नए को इम्प्लीमेंट किया गया है तो किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट माने स्टूडेंट ऑफ लॉ है, लॉयर्स है, क्योंकि लॉ तो वो तो होता ही है, 2 साइड होता है लेकिन चैलेंजेस जो है बहुत सारे एक्चुअल में। अभी हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ केसेस पेंडिंग है तो डेटा थोड़ा इधर उधर होता है, अराउंड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो ये जो पेंडिंग केसेस है ये तो पुराने लॉ से ही चलेंगे जी। तो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हिसाब से देखिए, जैसे पुलिस ऑफिसर है, जजेस है, लॉयर है, तो उनको 2 सिस्टम पैरेलल चलता है। और ये कुछ अरसा की बात नहीं है, ये मतलब आपको 20, 25, 30 साल भी चल सकता है क्योंकि जो हम लोगों का ये टाइमलाइन है जब अपील डिस्पोज होता है हायर कोर्ट में जाके तो 20-25 साल चल जाता है। तो 30 जून तक जो भी केस हुए पूरा फाइनल डिस्पोज करने में 20-25 साल में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक्सीड भी हो सकता है। अच्छा। तो ये 2-3 डेकेड जो है आपके 2 पैरेलल सिस्टम चलेंगे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। सेकंड बात इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि 6 महीना हुआ है लेकिन अभी सडनली ये अवेयरनेस शुरू हुआ है, जैसे 2-4-5 दिन में, ये बहुत पहले करना चाहिए। तो इंसान को लॉ उतना क्लियर नहीं है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आप देख रहे हैं रोज एक बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहा है, रोज मॉब लिंचिंग का रोज एक न एक न्यूज आता है। तो मॉब लिंचिंग ये क्राइम नहीं था एक्सप्रेसली, मर्डर तो था लेकिन ये एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था। अभी मॉब लिंचिंग का एक एक्सप्रेस प्रोविजन आया है जहाँ पे 5 लोग अगर वो एक्टिंग इन कॉमन कंसर्ट अगर वो किसी बंदे को मारते हैं, मतलब मर्डर होता है, तो वो मॉब लिंचिंग के सगल में उसे प्रेजेंट होता है। तो ये जैसे रास्ते में ये मार धार करना, तो ये अवेयरनेस पब्लिक तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होगा। अगर कोई इंसान इलीगल काम भी करता है, जैसे कि कोई इंसान चोरी किया, तो आपको वो जो प्रोसेस है वही फॉलो करना है, लॉ को अपने हाथ में ना ले।
तो ये एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज दिया गया है मॉब लिंचिंग के थ्रू। और कुछ जगह जैसे कंट्री का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत सारे केसेस हुए हैं मॉब लिंचिंग के। तो ये बहुत पावरफुल प्रोविजन है लॉ का, जहाँ पे एक बहुत क्लियर सोशल कॉन्टेम्प्रेरी मैसेज है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि किस तरह के ऑफेंसेस हटा दिए गए हैं? अच्छा, मैं एक ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 377 हटा दिए गए, 124 सेडिशन हट चुका है, लेकिन उसके जगह में आपको वो ऑफेंस चेंज हुआ है नाम, तो मिलता जुलता है, तो उसे कम्प्लीटली हटाना ठीक नहीं है बोलना कि हट चुका है। जो पुराने प्रोविजन थे जैसे कि थग, तो वो मतलब जो ट्राइबल लोग थे जहाँ पे, वो सब हट चुका है, क्योंकि वो बहुत एक प्रोग्रेसिव मूव भी है, क्योंकि किसी कम्युनिटी ट्राइब को ऐसे विक्टिमाइजेशन होता था, वो हट चुका है। और एक दो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से हट चुका है, जैसे कि अडल्ट्री के ऑफेंस अब नहीं है 497, तो 377, 497 अडल्ट्री, थग रिलेटेड जितने प्रोविजन थे वो हट चुका है। फिर आपके अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, वो एक ऑफेंस था, अगर इंसान बच जाता है, उसे भी अभी हटा दिया गया है। अच्छा। और कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन ये इधर उधर हुआ है, लेकिन मेन आपका जो हटाया गया यही ऑफेंसेस है। और एक दो है जहाँ पे वो स्पेशल लॉ में कवर होता है, जैसे कि फॉल्स वेट एंड मेजरमेंट, ऑलरेडी लॉ है स्पेशल लॉ, तो वो चीज़ यहाँ पे हटाया गया है। अच्छा। तो अगर सम अप किया जाए, इसमें ये बात आता है कि कौन सा ऑफेंस ऐड हुआ और हटाया गया है, तो इंसान ये सोचते होंगे कि ये सब कहाँ से आया, मतलब सब कुछ नया है या कहीं पे ऑलरेडी था। तो 3-4 सोर्सेज हैं जहाँ से आया, ये कम्प्लीटली न्यू नहीं है जी। कोई भी ऑफेंस जहाँ पे वो एक रीजन तक कंफाइन था, एक स्टेट तक, जैसा कि मैं महाराष्ट्र के एग्जांपल दे रहा था, तो वहाँ पे 1999 में एक लॉ उस वक्त से चल रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट, लेकिन बंगाल में वो नहीं था। तो अब क्या हुआ कि अब वो नेशनल लेवल में रॉन्ग हो चुका है, तो वो महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश तक कन्फाइन नहीं है। ये एक सोर्स है, मतलब लोकल लॉ वो हम लोग बोलते हैं टेक्निकली, जो एक रीजनल एप्लीकेशन, वो अब नेशनल लॉ बन चुका है, जनरल लॉ बन चुका है। सेकेंड जो भी चीज़ स्पेशल लॉ थे, स्पेशल लॉ उसे बोला जाता है जहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर डील करता है। जैसे कि आर्म्स एक्ट वो स्पेशल लॉ है, वो सिर्फ आर्म्स रिलेटेड, आर्म्स एमिनेशन रिलेटेड डील होता है। स्पेशल लॉ से कुछ लेकर अभी जनरल लॉ में आया है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होता है वो है टेररिस्ट एक्ट, जो मैं ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुका हूँ। तो ये टेररिस्ट एक्ट जो है यूएपीए में था, वो अब जनरल लॉ बन चुका है, तो वो स्पेशल लॉ से लिया गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह आती है स्पेशल लॉ से जब लेने से, अभी ऑलरेडी ये 4 दिन से शुरू हो चुका है कि कौन सा लॉ आप अप्लाई करेंगे। तो पुलिस के जनरल प्रैक्टिस होते हैं आप दोनों लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे एक परेशानी ये होगी कि 2 प्रोसीजर होता है, स्पेशल लॉ का अलग प्रोसीजर होता है, जनरल लॉ का अलग प्रोसीजर होता है। जैसे कि एक टेररिज्म एक्ट है, वहाँ पे अगर आप वो यूएपीए में होता है तो कुछ सेफ गार्ड है, जैसे कि आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, सैंक्शन लेना पड़ता है, तब वो ऑफेंस होगा। लेकिन अब जो है सैंक्शन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट वो स्ट्रेट अवे माने पुलिस वो केस ले सकती है। थर्ड सोर्स जो है ये पूरे चेंज ऑफ लॉ के जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट डेवलपमेंट को नोट करती है और उसके बेसिस में जो आया है वो चेंज है। जैसे कि मैं मॉब लिंचिंग बता चुका, ठीक उसी तरह से अभी ये सोशल मूवमेंट है कि एलजीबीटी राइट रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उसे हटा दिया गया है। मतलब अब सोशल ये है कि अडल्ट्री को क्रिमिनल लॉ ना रखा जाए, सिर्फ सिविल एक्शन के लिए रखा जाए, तो उसे हटा दिया गया। तो ये 3 आपका मेजर सोर्स है जो पूरे जितने भी चेंजेस हुए हैं। और एक पॉइंट पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि साइबर क्रिमिनल, इनके लिए क्या पनिशमेंट है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस जगह पर, बहुत साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ चुका है और तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो एक ऑफेंस का मैं नाम बताया था, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। जी। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पे एक्सप्रेसली साइबर वो लिखा हुआ है, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम ऑलरेडी लॉ है हम लोगों के पास, जैसा आईटी एक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफेंस लगभग सब कवर हो जाता है। लेकिन अब आईटी एक्ट के अलावा भी वो जनरल लॉ में ये बन चुका है साइबर क्राइम। तो जनरल लॉ में कोई भी जब लॉ बनता है तो उसका एक बेनिफिट ये है कि अब वो कोई स्पेशल ये नहीं रहा, मतलब वो एक आम बात हो चुकी है। तो स्टेट मैसेज देना चाहता है कि देखिए अब ये जनरल लॉ ऑफ द लैंड ये है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो साइबर क्राइम अब ये बहुत मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है, स्पेशली पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की शक्ल में। जी जरूर लेना भी चाहिए इस पे एक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत सारी क्वेश्चंस को का आंसर दिया है, शुक्रिया। थैंक यू।